जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, ए टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम हमारा 31 जनवरी को होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था कि सर कुछ क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डाला जाए। तो अभी हम जो है डायरेक्ट ये वीडियो जो है ऑफलाइन क्लास से रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको अजीब तरह से दिख रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेहतर सेटअप नहीं है जिससे हम आपको रिकॉर्ड करके दे पाए। क्योंकि हम अपने स्टूडियो से जब आपके लिए क्वेश्चंस बनाते थे तो वहाँ पर सेटअप था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में कोई सेटअप की व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग तरीके का दिख रहा होगा। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आज हम लोग करेंगे गणित शिक्षण का व्याख्या, मतलब कि गणित शिक्षण के कुल 32 प्रश्न है, उसका व्याख्या। लेक्चर के माध्यम से आपको लाभ यह मिलेगा कि उसको सुनने से आपको अन्य क्वेश्चन को पकड़ने में जानकारी मिलेगा और कहीं ना कहीं सहायता भी मिलेगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पाइएगा। कहता है निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है और समान लोगों के लिए नहीं है। बताइए, हमने आपको पहले ही बताया था कि गणित की प्रकृति कैसी है, बताइएगा। तार्किक है ना। मतलब कि हमने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के अगर गणित के नेचर की बात करता है तो गणित का नेचर जो है वो प्रकृति है, तार्किक एवं अमूर्त भी है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और ऑप्शन नंबर 2 में हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो यहाँ पर आपको एक जो है ये कथन है, और ये किस मनोवैज्ञानिक है? तो बेंजामिन पेरिक, जिसको पियर्स भी कहते हैं। बस इसको तो आपको याद ही करना होगा, क्योंकि यह मनोविज्ञान का क्या है? कथन है, वैज्ञानिक का कथन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। सहसंबंध को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यह कर रहा है कि गणित को सिखाते समय दूसरे विषय वस्तु से गणित को क्यों जोड़ना चाहिए? आपके लिए, बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है दूसरे विषय वस्तु से गणित को जोड़ना? और यहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट में 2 फैक्ट सामने आते हैं। एक तो सबसे पहला होगा हमारा, ऐसा फिगर होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट का, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग करिकुलम एक्टिविटी, और यहाँ पर इसको बोलते हैं को-करिकुलम एक्टिविटी। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताते चले कि करिकुलम एक्टिविटी और को-करिकुलम एक्टिविटी के द्वारा जो रूप बन रहा है हमारा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑल ओवर डेवलपमेंट। देखिए, आपको बताते चले, करिकुलम एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं शैक्षिक क्रिया और को-करिकुलम एक्टिविटी को बोलते हैं सह-शैक्षिक क्रिया। शैक्षिक क्रिया का मतलब ये होता है कि आपके पुस्तक में, आपके चैप्टर में जो बातें बुक में दिया गया है, प्रश्न उत्तर से लेकर के, मतलब पूरा बुक की बातें, वो सब किस में आता है? करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत में आता है। लेकिन को करिकुलम एक्टिविटी जिसको बोलते हैं सह-शैक्षिक क्रिया। सह-शैक्षिक क्रिया का मतलब ये हो गया किताब से हटकर कुछ अलग करना। जैसे आप अपने स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, आपके स्कूल में फुटबॉल खेल का आयोजन होता है, क्रिकेट का आयोजन होता है, हॉकी का आयोजन होता है, वॉलीबॉल का आयोजन होता है, डांस होता है, सिंगिंग होता है। वो सारे के सारे कौन सी एक्टिविटी है? सह-शैक्षिक क्रिया है, जिसे आप बोलेंगे को-करिकुलम एक्टिविटी। लेकिन जो भी बुक में दिया रहता है, बुक की गतिविधि को हम लोग क्या कहेंगे? करिकुलम एक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं शैक्षिक क्रिया। ऑल ओवर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप शैक्षिक क्रिया के साथ साथ में सह-शैक्षिक क्रिया भी करते हैं या नहीं। अगर आप दोनों में पूर्ण है तभी आपका सर्वांगीण विकास माना जाएगा, मतलब कि ऑल ओवर डेवलपमेंट। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि बताइए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। हाँ,
एक विषय को दूसरे विषय से जब जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से, डीपली तरीके से उसको समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, छात्र जो है संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। संचित ज्ञान का मतलब होता है जो उसके पास पहले से है, तो पहले से है वह ज्ञान कहलाता है संचित ज्ञान, और जो नया सीखेगा वो कहलाता है नया ज्ञान। तो जब हम एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हैं तो उसके पास जो पूर्व की जानकारी है, उस पूर्व की जानकारी पर नए जानकारी को लाने का वो प्रयास भी करता है। जैसे टीचिंग मेथड में इसको जानते हैं हम लोग, एक आपको पढ़ाए होंगे अब, ज्ञात से अज्ञात पढ़ाए ना। ज्ञात का मतलब जो जानकारी आपके पास में है, और अज्ञात मतलब जो जानकारी आपके पास में नहीं। तो यहाँ पर आपको बताते चले तो छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, ये भी बात सही है। छात्र सभी विषय को महत्वपूर्ण मानता है। हाँ, अगर एक विषय को दूसरे विषय से हम कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाएंगे, तो बच्चों के दिमाग में यह बनेगा कि हमारे लिए सभी विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो बाकी तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। मतलब कहता है गणित का नियम निष्कर्ष कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिक, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है 1+2। अब यहाँ पर समझना है, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते चले कि गणित के कुछ नियम वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और गणित के कुछ नियम सार्वभौमिक भी होते हैं। लेकिन हमको समझना है कि ये वस्तुनिष्ठ क्या है और सार्वभौमिक क्या है। एक बात हम आपको बताते चले, वस्तुनिष्ठ को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, याद है ना। इसमें आपको बताते चले वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिस पर आपके रुचि अरुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सार्वभौमिक प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जो एक जगह जिसका कंसेप्ट दे दिया है तो पूरे दुनिया में कंसेप्ट उसका वही होगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहें, एक उदाहरण देते हैं हम बोलेंगे आपको कि भारत की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 लिखे दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 लिखे मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 लिखे बेंगलुरु, और ऑप्शन नंबर 4 लिखे पंजाब, सपोज है ना। तो हम कहें कि आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा दिल्ली। मान लीजिए कि पिंकी से पूछे तो पिंकी बोली कि सर दिल्ली होगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लेकिन अब राजकिशोर से जब पूछे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हमको दिल्ली बोलने का मन नहीं है, मुंबई बोलते। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके रुचि अरुचि से कोई प्रभाव है कि आपके मन से उसको कोई लेना देना नहीं है। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिस पर व्यक्ति के रुचि अरुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको कहना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा, ठीक है ना। और सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि सभी जगह जो मान्य हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको बताते चले, अगर इस तरह के प्रश्न अगर हम लिखते हैं 5 + 4 बराबर कितना, 9, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक है। मतलब कि आपके दादाजी भी बनाएंगे तो फिर भी कहेंगे 5 + 4 बराबर 9 ही। आपके घर में कोई छोटा बच्चा बनाएगा जिसको जोड़ आता होगा वो भी बोलेगा 5 + 4 बराबर 9, और आपके पिताजी बनाएंगे फिर भी बोलेंगे 5 + 4 बराबर 9। बाहर पर जाकर बनाइएगा 5 + 4 बराबर 8 हो जाएगा, नहीं ना, 9 ही होगा। मतलब क्या है, ये सार्वभौमिक है। जिस तरह से यह नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कंसेप्ट जो कहीं बदलता नहीं है, पूरी जगह क्या रहता है, सार्वभौमिक रहता है, उसे हम सार्वभौमिकता कहते हैं। तो गणित के कुछ नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ के बारे में हम समझ गए कि जिस पर व्यक्ति के रुचि अरुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सार्वभौमिक मतलब जो सब जगह मान्य होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात वस्तुनिष्ठ भी होगा और सार्वभौमिक होगा, और ऑप्शन नंबर 3 में 1 और 2 दोनों दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। सार्वभौमिक का मतलब जो सब जगह मान्य हो, बोले तो हाँ। वस्तुनिष्ठ मतलब जिस पर आपके रुचि अरुचि का कोई प्रभाव
नहीं पढ़ता, आपके मन से उसको कोई मतलब नहीं है। हमने अभी कहा कि भारत की तरह कहा है तो आपको दिल्ली कहना पड़ेगा, है ना। आप कहिए कि नहीं सर हमको मन नहीं दिल्ली कहने का, मुंबई कह दे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। अब देखिएगा हमने आपको गणित शिक्षण में एक टॉपिक पढ़ाया होगा जिसका नाम होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, याद है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ाया था, वो उन्होंने अपने शैक्षिक क्षेत्र को कितने डोमेन में बांटा था बताइए? 3 में बांटा था ना। सबसे पहला हमारा क्या था बताइएगा? सबसे पहला था संज्ञानात्मक, दूसरा था भावात्मक और तीसरा था मनोचालन, याद है ना। और हमने बताया था कि सबसे ज्यादा ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक वाले डोमेन पर सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया था? अपना अध्ययन किया था। और संज्ञानात्मक को भी उन्होंने 6 स्टेप्स में क्या किया था? बांटा था। सबसे पहला जो स्टेप था उसको बोले थे क्या? दूसरा स्टेप था उसको क्या बोले थे? बोध। तीसरा जो था अनुप्रयोग, चौथा क्या था? विश्लेषण, पांचवा क्या था? संश्लेषण और छठा था मूल्यांकन। हमने आपको स्पष्ट शब्दों में उस टॉपिक में यह बताया होगा कि किसी भी सामग्री के बारे में सीधा जानकारी देना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। लेकिन जब सामग्री के बारे में अंडरस्टैंड बच्चों को कराते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? बोध या समझ कहलाता है। उसी से यह क्वेश्चन पूछा है। और स्पष्ट रूप से इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को अर्थ को समझता है। समझता है मतलब अंडरस्टैंडिंग करता है, और उसी अंडरस्टैंडिंग को बोध या अवबोधन के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं? जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है कौशल। अरे कौशल तो मनोचालक में था, कौशल मनोचालक में था ना जी। और ऑप्शन नंबर 2 कहता है पूर्व ज्ञान। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पूर्व ज्ञान का कहीं चर्चा ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 कहता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग तो एप्लीकेशन था, और एप्लीकेशन हमारा थर्ड स्टेप था संज्ञानात्मक। उसमें समझने पर जोर नहीं दिया था, उसमें करने पर जोर दिया था। करने में और समझने में दूसरा स्टेप था हमारा समझने वाला, और तीसरा था हमारा एप्लीकेशन जो करने वाला, है ना। और चौथा हमारा क्या? अवबोधन। तो सीधा सीधा जहां पर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे? अवबोधन के साथ में जाएंगे। मींस अंडरस्टैंडिंग उसका मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा? 5 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि गणित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों का दुश्मन। कौन कहता है जी? विद्यार्थियों का दुश्मन है गणित? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। देखिए आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव ऑप्शन सीटेट में हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव ऑप्शन आता है तो आप सही उत्तर को नहीं ढूंढे अपने क्वेश्चन में। क्या कीजिए कि गलत उत्तर को काटने की कैपेसिटी को आप डेवलप कीजिए। गलत उत्तर जब काटने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगा तो अपने आप सही उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए गणित कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, ये कभी ऐसा कहा गया है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 को सीधा काट देंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास में जब ऑप्शन कम रहेगा तो उसमें जो है चुनने में आसानी होगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर 2 कहता है शक्तिशालियों की शक्ति, मतलब कि ये भी सही उत्तर है क्या बताइएगा? मतलब गणित बनाने के लिए आपके पास बॉडी सॉडी होना चाहिए? नहीं ना। अरे पतले दुबले आदमी से भी गणित बन जाता है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कट गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है? मन की भाषा। अरे मन की भाषा को गणित कौन कहता है भाई? मन की भाषा, मन के भाव को तो हम मनोविज्ञान कहते हैं। मन की भाषा को भाषा के अंतर्गत में रखेंगे, गणित के अंतर्गत में उसको हम नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया। और 4 कहता है मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, कितना अच्छा बात कह दिया। हम लोग क्या करते हैं गणित में अपने मस्तिष्क का ही तो व्यायाम कराते हैं, ठीक है ना। फिजिकल से आपको कोई रिलेशन होता है कि आपका शारीरिक शक्ति गणित को बनाने में कितना लग रहा है? मेंटल, अर्थात कहते चले हम आपको मेंटल पावर की जरूरत होती है इसमें। मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा यूज हम लोग किसका करते हैं? मानसिक शक्ति का। और इसीलिए उस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मस्तिष्क का क्या है? व्यायाम है। क्वेश्चन कराता है गणित को कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं मस्तिष्क का व्यायाम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? राइट है। मस्तिष्क का ही ना व्यायाम होता है जी गणित में। उसके बाद देखिएगा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7
कहता है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वह उद्देश्य जो कोई शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाने के बाद ही प्राप्त कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहले समझिएगा, ये उद्देश्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आप अपने नोट्स में पेज एक खाली होगा आपके नोट्स में पीछे, इसलिए हम पेज दिए ताकि आप कंसेप्ट को लिखते चले। देखिएगा उद्देश्य जो है हमारा ये दो प्रकार के होते हैं, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक उद्देश्य, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल एम्स। ठीक है, एजुकेशनल एम्स। ठीक है, और दूसरा जो उद्देश्य होता है उसे हम बोलते हैं शैक्षणिक उद्देश्य, उसे हम बोलते हैं शैक्षणिक उद्देश्य। और शैक्षणिक उद्देश्य का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य का ही नाम है क्या, प्राप्य उद्देश्य। इसे हम लोग टीचिंग एम्स भी कहते हैं, इसे हम लोग टीचिंग एम्स भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको लिखिए, उद्देश्य कितने प्रकार के हो गए। पहला हो गया हमारा शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा हो गया हमारा शैक्षणिक उद्देश्य। एक हमारे सामने आया एजुकेशनल एम्स, एक आया हमारे सामने टीचिंग एम्स। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ना, इसको समझना पहले। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एम्स एंड टीचिंग एम्स, दोनों में आखिर बेसिक अंतर क्या है। कुछ ना कुछ इस दोनों में तो अंतर होगा जी। एक कहता है शैक्षिक और एक कह रहा है शैक्षणिक, दोनों में अंतर है कि नहीं है। शब्द में अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसके परिभाषा और अर्थ में भी अंतर है। अब आपको समझाते हैं कैसे अंतर है। जब आप इसको परिभाषित करके रटिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुनिए, सबसे पहली बात याद रखना है कि शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र जो होता है, एजुकेशनल एम्स का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और शैक्षणिक टीचिंग एम्स का क्षेत्र जो है क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हमने आपको वृद्धि विकास पढ़ाया था ना, तो वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है, छोटा, और विकास का क्षेत्र होता है बड़ा। एजुकेशनल एम्स का क्षेत्र बड़ा होता है और टीचिंग एम्स का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। अब कहिएगा सर ये एजुकेशनल एम्स है क्या, तो पहले बात समझिए। आप जब जन्म लिए होंगे, जन्म लेने के बाद सबसे पहले आपने 1 से 5वीं तक की पढ़ाई की होगी, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10th पे गए होंगे। तो क्या जन्म लेते लेते ये सोच लिए होंगे कि हमको टीचर बनना है, नहीं ना। आगे पढ़े होंगे, उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ हमारे पिताजी भी टीचर है, हमारे दादाजी भी टीचर है, हमारी मम्मी भी टीचर है, टीचर का जॉब अच्छा होता है, फाइनली हमको टीचर ही बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने पढ़ाई किया। उसके बाद देखिए, अब पढ़ाई सीधा क्या, पहले तो 10th तक पढ़े होंगे, उसके बाद आप 10+2 भी किए होंगे। 10+2 करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड किए होंगे, और बीएड करने के बाद बीएड टीचिंग में आए होंगे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कि जब बीएड करने के बाद सीटेट को क्लियर करने के लिए फिर आप कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इस दौरान में आपको अनेकों शिक्षक मिले होंगे। एक शिक्षक मिले होंगे क्या, 10+2 में कोई और शिक्षक रहे होंगे, ग्रेजुएशन में कोई और, बीएड में कोई और, सीटेट में कोई और। अब देखिए ये जो शिक्षक है ये सहायता कर रहे हैं आपको, इसलिए सहायता कर रहा है आपके शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि शैक्षिक उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है, जो उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं। उसका लक्ष्य था कि भाई हमको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले +2 किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, फिर सीटेट पास किया, तब फाइनली वो सीटेट मतलब टीचर बन पाया। तो क्या बताइए, इसमें उसको 1 साल 6 महीने और 5 दिन 2 घंटे का समय लगा है क्या, नहीं ना, इसमें तो वर्षों लग गया उसको। अब देखिएगा इसका क्षेत्र बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, बताइए। वर्षों समय लग जाता है अपने उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जो व्यक्ति या स्टूडेंट जो काम कर रहा होता है, दैट इज एजुकेशनल एम्स, मतलब कि टीचर बनने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप +2 से लेकर के, बच्चा से लेकर के अभी तक टीचर बनने तक जो किए, वो किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए हैं, एजुकेशनल एम्स। इसको बोलते हैं शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने यह काम किया है। इसका क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा। लेकिन टीचिंग एम्स का मतलब क्या होता है, इसका क्षेत्र होता है छोटा।
जैसे मान लीजिए कि हम आपके क्लास में आए और क्लास में आने के बाद में हमने कहा आज कि हम आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम बोर्ड पर लिख दिए और बोले कि चलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का 1 घंटा हम क्लास चलाए। हम पहले से यह उद्देश्य बनाकर आए थे कि आज हमको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिखाना है बच्चों को। तो हमने 1 घंटा का क्लास लिया, उसके बाद आपका मूल्यांकन किया, पूछे कुछ लोगों से, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में सभी लोगों ने सही सही जवाब दे दिया। तो हम समझेंगे यह कि हमारा टीचिंग एम्स जो है पूरा हो गया। मतलब कि क्लास में कुछ समय, ठीक है ना, वो टीचिंग एम्स आप 10 मिनट में भी प्राप्त कर सकते हैं, आधा घंटा में भी, 2 घंटा में भी। मतलब किसी एक टॉपिक को टारगेट करते हुए, उद्देश्य को रखते हुए जो काम हम करते हैं और उद्देश्य की जो प्राप्ति कर लेते हैं, दैट इज टीचिंग एम्स। इसको हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक उद्देश्य, या इसको बोलेंगे प्राप्य उद्देश्य। बताइए, अगर एक टीचर एक टॉपिक को लेकर पढ़ाने आता है और टॉपिक को पढ़ाने के बाद में सबको समझा कर चला जाता है, उसको लगा कि हम सबको ही सीख गया, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति किया है? बताइए। वह शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति किया है, उसे एक और नाम में कहेंगे प्राप्य उद्देश्य। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टीचिंग एम्स। अरे भाई, अब क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब क्या कहता है। अब फटाक से आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन है क्या। कहता है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। बताइए, कक्षा में जो उद्देश्य की प्राप्ति होगा, कौन उद्देश्य होगा? बताइए। शैक्षणिक उद्देश्य होगा। समझ में आया? तो देखिए शैक्षणिक उद्देश्य है कहाँ है? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग 100% आ जाएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को रट्टा मारने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर आप सीधा इसको रट जाते शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, तो कभी आपसे शैक्षिक उद्देश्य का कंसेप्ट पूछ देता तो आपको लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अभी आपको समझ में आया ना? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन को बनाने के बाद उसका डिस्कशन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सीटेट कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। आप उसके अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, आप उसके मीनिंग को समझेंगे, तभी दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? उद्देश्य लिखा है कि प्राप्त उद्देश्य? प्राप्त, प आधा प य, प्राप्त। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 8 पर यह वास्तविक है कि गणित के बहुत से छात्र कठिन समझते हैं और अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। कहता है कि यह बात किसने कहा है? तो यह बात कौन कहा है? तो शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है। आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली बार भारत में कब आया? 1968 में आया। और दूसरी बार कब आया बताइएगा? 1986 में आया। और उसके बताते चले कि 34 साल बाद तीसरी बार कब आया है? 2020 में आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तीसरी बार 86 के बाद डायरेक्ट कब आया है? 2020 में। तो यहाँ पर 1986 में यह बात कहा गया है जो कथन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइएगा? 8 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना? अब ये देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग और राधा कृष्णन आयोग, सब के बारे में हमने आपको जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसका चर्चा किया हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कह रहा है किस बात पर आपको ध्यान नहीं देना? ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, इस पर तो ध्यान देना चाहिए ना जी। मतलब गणित शिक्षण में हमेशा ये बात ध्यान रखना है, गणित शिक्षण में ही क्यों, कोई भी विषय वस्तु का पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसको व्यवहारिक तौर तरीके से जोड़कर बच्चों को क्या करना है? सिखाना है, ताकि वो आसानी से उसको क्या कर पाए? समझ पाए। उसका ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? मानसिक शक्तियों का विकास हो। हाँ, गणित शिक्षण तो पूरा मानसिक शक्ति पर ही निर्भर है ना, मेंटल पावर पर ही निर्भर है ना। शरीर कितना मजबूत है उससे गणित को कोई मतलब है? दिमाग कितना मजबूत है उससे गणित को मतलब है। तो इस पर भी ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर 2 भी राइट है। ऑप्शन नंबर 3 है कि जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो।
बहुत लोग जो है ना इसमें फंस गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग कहिएगा जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, ये भी हमारा लक्ष्य होता है टीचर का। जैसे बहुत सारे टीचर ये होते हैं कि जातीयता का भेदभाव भी क्लास में करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बताते चले कि जैसे उसमें भी क्लास में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, दुसाध, जमात, राजपूत, भूमिहार होने लगता है ना। तो एक शिक्षक का ये नैतिक कर्तव्य है कि किसी भी जाति का भेदभाव आपको नहीं करना है, क्योंकि आप एक क्या है, शिक्षक है, और शिक्षक के लिए सब समान होता है। तो ये जो जातीयता का भेदभाव है हमारे क्लास में, तो इसका भी उपाय होना चाहिए। ये बात सही है कि गलत? सही है ना। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी शिक्षक किसी चीज को जब पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य यह नहीं रहता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है इसलिए हम काम कर रहे हैं, बच्चा को मजा आ रहा है इसलिए हम काम कर रहे हैं, बच्चा को आनंद आ रहा है इसलिए हम काम करें। क्या कोई भी खेल बच्चा टीचर जो है कराता है, कोई भी एक्टिविटी अगर टीचर जो है बच्चों के साथ कराता है, तो उसके पीछे एक टीचर का उद्देश्य रहता है। हमको इस टॉपिक को खेल खेल में क्या करना है, सिखा देना है, इसीलिए वह खेल को कराता है, आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं कराता। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ सही लग रहा है। नहीं, अभी बताया तो लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का कौन सा भाग है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना। बाकी का मतलब होता है घटाव करना, ठीक है ना। उसके बाद समीकरणों को हल करना। देखिए बिहेवियर मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं बैंक की कार्य प्रणाली को जांच करने में। लेन देन जो होता है ना, कितना लिए कितना दिए, वो हमारा व्यवहारिक बिहेवियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत में आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, आनंद की प्राप्ति ना हो, तो ना को कटवाया गया है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब आनंद की प्राप्ति हो, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, ना को काटा गया है, ध्यान रखिए। आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है गणित मापन, परिणाम और दिशा का क्या है, ये भी पढ़ाए हुए थे, बताइए। गणित जो है मापन, परिणाम और दिशा का क्या है, विज्ञान। गणित शिक्षण के सबसे पहले वाले पृष्ठ के नोट्स में ये बातें दिया हुआ ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का 3। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? बताइए गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? तो सबसे पहले जब बच्चा गणित का अध्ययन करता है, तो उसमें क्या आता है, आत्मविश्वास, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास बनने के साथ साथ में बच्चा आत्मनिर्भर भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट। और जब वह सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंट जब उसमें आने लगेगा, तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक वह तार्किक सोच उसमें क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, क्योंकि गणित की प्रकृति है तर्कना करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है ये सभी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब बच्चा होमवर्क बनाता है, तो होमवर्क बनाते समय कभी कभी आपके घर में वो लेता है हेल्प, तो उसको हेल्प जो है ना मात्र के बराबर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हेल्प करते रहे। हमेशा हेल्प करने से क्या हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपने ऊपर डिपेंड होगा, ना ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ पाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंट उसमें नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसका तार्किक सोच भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12 का 4। अब यह क्वेश्चन नंबर 13 में एनसीईआरटी 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। उपरोक्त कथन में उस कथन को चुनिए जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब देखिए एनसीईआरटी 2005 के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। एनसीईआरटी 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें कहता है कि उपरोक्त कथन में उस कथन को चुनिए जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। हम एनसीईआरटी की विशेषता को पढ़ाए होंगे आप लोगों को, जो 21 देश के शिक्षाविदों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कहता है,
आज ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि उसे पढ़ाने की विधि। एनसीएफ के विशेषता में बात कहा गया है कि हर एक क्लास के अनुसार पढ़ाने की उसका अलग अलग क्या होता है, विधि प्रविधि होता है। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यह बातें एनसीएफ में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कह दें कि बाबू यह सूत्र रट जाओ, इस पर बन जाए। यह बात एनसीएफ कभी नहीं मानता। उसके बाद में है नेक्स्ट है, क्या कहता है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त में सामग्रियों का लिखने का तरीका। जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका सामग्री का लिखने का अपना एक क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और उसके बाद में कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं क्या अभ्यास। ये भी हम आपको बताए थे कि हर एक क्लास के लिए अपना क्या होता है, एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है, अभ्यास होता है। तो बताइए इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन नहीं कर रहा बताइए? आंकिक प्रश्नों को हल करने की विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये एनसीएफ 2005 में कहीं नहीं कहा गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन जाएगा? 13 का 2। 13 का 2 हो गया, ठीक है। पाठ सी नंबर में कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त में सामग्रियों का लिखने का तरीका। जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है तो उसमें आपको लिखने दिखाने का तरीका, जैसे चित्र बना देते हैं ना, चित्र से फिगर से बच्चे जो है बेहतर तरीके से उसको क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो लिखने का तरीका भी एक होना चाहिए कि भाई क्लास 5वीं के पाठ्य पुस्तक को हम कैसे बनाएंगे, क्लास 8वीं के पाठ्य पुस्तक को कैसे बनाएंगे, क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में जल्दी से आइए, 5 मिनट और टाइम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताइए? हमारे एनसीएफ 2005 हमेशा इस बात पर जोर देता है कि आपको जो है पाठ्य पुस्तक हमारा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसको आप लोग बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आवाज आ रहा है थोड़ा सा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को द्विध्रुवीय माना गया है कि 3 ध्रुवीय माना गया है? त्रिध्रुवीय माना गया है। आपको बताते चले कि इस तरह का फिगर, यहाँ पर कौन रहता है बताइए? शिक्षक रहता है। यहाँ पर कौन रहता है बताइए? बालक रहता है। यहाँ पर कौन रहता है बताइए? पाठ्यक्रम रहता है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसको केंद्र मानकर हम शिक्षा पद्धति को चलाते हैं? बालक को केंद्र मानते हुए। और ये त्रिध्रुवीय वाला कंसेप्ट कौन लेकर के आए थे? कौन बनाया? प्रोफेसर जॉन डीवी महोदय ने इसको लेकर के आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14 का 1 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है बताइए? रटने पर बल देता है। रटने पर बल कभी नहीं एनसीएफ 2005 देता है। देखिए रटना, कंठस्थ करना, याद करना, इस सब पर बल कभी भी एनसीएफ 2005 नहीं दिया है। एनसीएफ 2005 हमेशा बल दिया है लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल दिया है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है बताइएगा? ऑप्शन नंबर 2 है, करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर 1 देखिए कैसे कट गया, रटने वाला एकदम ऑप्शन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि सूत्र याद करने पर। नहीं, एनसीएफ 2005 कभी नहीं ये कहता है कि सूत्र को याद करो, वो कहता है सूत्र को समझो। ठीक है ना? तो इस बात का आप सीधा ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ 2005 हमेशा कहता है कि करके सीखना ही सबसे अच्छा सीखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 15 का 2। 16 में गणित का ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार पर होता है। यह कथन गणित को किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो अभी तो बताएं गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 है सूत्र याद करने की क्षमता। नहीं, याद करना, कंठस्थ करना हमेशा बोले हैं निगेटिव आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल कट जाएगा ना हो। और ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 कहता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का क्या करना? विकास करना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कट गया, सुनिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है और ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। देखिए 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, लेकिन हमको एक ऐसा ऑप्शन चुनना होगा जिसमें बाकी के ऑप्शन क्या हो रहे हैं? समाहित हो रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है सवाल को हल करने की क्षमता का विकास करना। ये तो बात सही है कि हाँ हल करेगा, उसके कैपेसिटी को बच्चा में डेवलप करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कहता है समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। लेकिन इस दोनों ऑप्शन को समाहित कौन कर ले रहा है? 3 नंबर, क्योंकि तार्किक ढंग से जब बच्चा सोचना चालू करेगा तो वो समस्या को भी हल कर लेगा और सवाल के हल करने की क्षमता भी उसमें क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी।
इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? 30। आपको बताते चले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले निगेटिव ऑप्शन को काट देना है और बाकी जो पॉजिटिव रहेंगे उसको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी के ऑप्शन उसमें समाहित हो रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? मूलतः अमूर्त है। अभी बताया ना प्रकृति के बारे में, इसकी प्रकृति तार्किक एवं अमूर्त है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आज रहने देते इतना ही, टाइम हो गया है खत्म मेरा। अब निखिल सर का क्लास चलेगा। बाकी हमारे YouTube पर जो वीडियो देख रहे थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, डेडिकेशन बनाए रखिए और 100% आप अपना देने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।